बीजेपी के नेता मंत्री और साथ ही साथ चंद्रपुर से प्रत्याशी रहे सुधीर मुनगंटीवार हमारे साथ है। हालांकि चंद्रपुर की सीट में तो पराजय देखने को मिला, लेकिन क्या कारण मीमांसा की जा रही है? क्यों ये हालात महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, ये आंकड़े दिख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि मैंने अपने सीट का विश्लेषण का काम शुरू किया, कई लोगों से बातचीत की है, उसमें सुधारना हम निश्चित रूप से करेंगे। मुझे जो नियोजन को समय मिलना चाहिए था वो थोड़ा कम मिला। हमारे यहाँ पे संविधान की बात की गई, किसानों के कुछ प्रश्न समस्याओं के बारे में झूठी बातें फैलाई गई, खटाखट 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कई जगह पे ये भी पाया गया कि जो खटाखट वाला जो मुद्दा है, तो महिलाओं को ऐसा लगा कि हमको बड़ी राशि मिलेगी, समस्याएं तो बहुत है, मगर अब ये बुमरैंग होगा, क्योंकि किसी को भी खटाखट 1,00,000 रुपए तो मिलने वाले नहीं है। अब आपने देखा उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लाइन लगा दी। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। अब बेरोजगारी की बात करने के बाद अब कर्नाटक में इनको दिखाना होगा कि कोई बेरोजगार बचा नहीं है। अब हम कर्नाटक के आंकड़े 3 महीने के प्रकाशित करेंगे कि 3 महीने में कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया। इन्होंने जो बात की सरकारी नौकरी की, तो कर्नाटक में कितनी सरकारी नौकरी निकाली, तो ये बातें तो इनसे पूछी जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतदाताओं को निश्चित रूप से इनके मायाजाल में फंसने का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। अगर मैं महाराष्ट्र में मतदान की बात करूं तो हमें जनता का जो आशीर्वाद है वो 2,43,45,000 का है, और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की बात करूं तो 2,50,00,000 है, यानी 6,50,000 वोट हमें कम गिरे हैं। अब हमें 6,50,000 वोटों को जीतकर आगे जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी सरकार के माध्यम से निर्णय करते हुए महाराष्ट्र में चांदा से बांदा तक, भामरागढ़ से रायगढ़ तक, जो हमने इसका विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने इस 6,50,000 जो वोट कम गिरे या सीटों में हम जो चुनाव हारे हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद हम सही दिशा की ओर जाएंगे। देश में विश्व गौरव, गरीबों के बसिया देश नायक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे। तो मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी केंद्र से हमें महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत सारी बातें हमें मिलने वाली है, तो उसका भी फायदा ये हमें होगा। ये बात सही है कि झूठ फैलाने में कांग्रेस बहुत आगे थी, सोशल मीडिया में बहुत एग्रेसिव थी, और वो झूठे आरोप मढ़ती थी, और हम सिर्फ उसका खंडन करने में हमारा ज्यादा समय गया। इसका भी हमें विश्लेषण करना होगा, और इस विश्लेषण के आधार पे हमें एक निश्चित रूप से विजय के मार्ग पर अग्रसर होने वाली नियोजन की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन नैतिकता के आधार पर देवेंद्र फडणवीस जो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वजह से महाराष्ट्र की बीजेपी में खलबली मच जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं एक नया चेहरा उभर कर सामने आ जाएगा, कुछ फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? देखो, ये तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे इतना ही लगता है कि हमें कोई वोट कम गिरे क्या? तो वोट तो कम नहीं गिरे। अब हमने सामूहिक रूप से इस समस्या का समाधान निकालना, साथ में मिलकर कामों का वितरण करते हुए आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि यही हमें जीत तक पहुंचा देगा। किसी को पीछे जाकर मुझे नहीं लगता। हम ये सब मिलकर काम करें और मेहनत करें, हमारी कमियों को ढूंढे, कमियों को दूर करे, और यही है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, हम सब मिलकर आगे बढ़े। तो अटक जी हमारे लिए तो प्रेरणादायी शब्दों का कितना भंडार देकर गए हैं, बस उससे कोई भी कविता उठा लो। तो क्या हार में, क्या जीतन में, किंचित नहीं भयभीत में, ये भाव से आगे बढ़ना है। लेकिन चर्चा तो ये भी है कि कहीं ना कहीं ये दबाव तंत्र माना जा रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इसका असर पड़ सकता है, और फडणवीस जो है इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं अपनी जगह जो है वो ताकतवर बनाना चाहते हैं। देखो, फडणवीस जी ये जन्म से आखिरी सांस तक इस पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता रहने वाले, और हमारे पार्टी में जो पहले से उनको मालूम है कि ये पार्टी में कोई भी दबाव तंत्र कभी भी नहीं चलता। मोदी जी, अमित भाई है, पार्टी का हित वो सोचते हैं, नड्डा जी है, ऐसा दबाव तंत्र देवेंद्र जी कभी करेंगे ऐसा मेरे को सपने में भी नहीं लगता, क्योंकि ये पार्टी में कोई भी नेता दबाव तंत्र के आधार पे नहीं जाता, सहजता के आधार पे जाता है।
आपने देखा मध्य प्रदेश के शिवराज जी को बताया गया कि आप शिवराज जी आपको अभी राज्य का नेतृत्व नहीं करना है। कितने सहजता से, कभी शिवराज जी को आपने देखा कोई शब्द कहते हुए? नहीं, क्योंकि ये पार्टी में जो भी जिम्मेदारी आती है बड़े आनंद के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है और जी जान से काम करना है। ये काम कोई खुर्ची के लिए, पद के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए करना है। ये भाव हमें पहले से ही बताया गया है, अभ्यास वर्गों में भी ये सिखाया गया है। इसीलिए हम हार और जीत इस चक्र में नहीं अटकते, क्योंकि ये तो ठीक है, कभी हार आएगी, वही हार को जीत में हम बदल सकते हैं। वो क्षमता के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो माननीय देवेंद्र जी ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। आपके पुराने मित्र ठाकरे की शिवसेना जो है, उनको भी खासा नुकसान होते ही दिख रहा है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका सबसे कम आया हुआ है। जो उनकी ताकत वाली सीट थी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हो, ठाणे हो, दक्षिण मध्य मुंबई, वो तो जीते हैं, लेकिन कई सारी सीटों पर हार मिली उन्हें। क्या बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही बन सकती है ताकतवर एक गठबंधन महाराष्ट्र में, और इसके बारे में कुछ सोच विचार होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखो, ये प्रश्न का उत्तर देने का ना दायित्व मेरे पे है, ना अधिकार मुझे है। ये प्रश्न के उत्तर को तो केंद्रीय स्तर पे ही इसका चिंतन, मंथन, चर्चा, संवाद की बात हो सकती है। ये विषय पे मैंने कोई भाष्य करना मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स के विद्यार्थी ने केमिस्ट्री के पेपर में जवाब देने जैसी बात हो जाएगी। तो ये बात तो हमारे एकदम शीर्ष नेतृत्व है, वही इस पे कुछ बातें कर सकते, भाष्य कर सकते। ये मेरा कोई अधिकार नहीं है।